Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 8 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। साथियों, पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे संपूर्ण सिलेबस से, जिसमें ग्रामर और मेथड दोनों के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मतलब व्याकरण के प्रश्न भी हैं सिलेबस के अनुसार और विधियों के प्रश्न भी है सिलेबस के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन आता है साथियों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो संधि व प्रत्यय युक्त हो। सामाजिक, सौंदर्य, अधीरता और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, सामाजिक जो शब्द है इसका निर्माण हुआ है समाज प्लस इक से, तो इसमें संधि नहीं है, इसमें ओनली प्रत्यय है हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। सौंदर्य का निर्माण हो रहा है सुंदर प्लस ये, तो इसमें भी कोई संधि नहीं है, प्रत्यय से निर्मित शब्द है साथियों। अधीरता शब्द की अगर बात करें तो अ प्लस धीर प्लस ता, अधीरता उपसर्ग है, प्रत्यय है, लेकिन संधि नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प है वो आपका सही आंसर है साथियों, प्रश्न नंबर 1 में। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन और लाभदायक। देखिए, पढ़ाई में आई प्रत्यय आपके लगा हुआ है, उपकार में उप तो उपसर्ग है और कार मूल शब्द है, अपनापन में अपना मूल शब्द है और पन यहाँ पर प्रत्यय है, लाभदायक तो ये दो अलग अलग शब्द है, इसलिए यहाँ पर आपके उपकार शब्द में ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा है? उप। तो साथियों यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। वाक्य के घटक है उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, उद्देश्य और कर्ता। तो साथियों, वाक्य के दो मुख्य घटक होते हैं, एक तो होता है आपके उद्देश्य और एक होता है आपके विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है साथियों? कर्ता। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। साथियों, चौथा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द है परामर्श, आजन्म, इकहरा और खुशबू। तो मित्रों, यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? राइट आंसर बताना है आपको। देखिए, प्रत्यय लगा हुआ है, आजन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है, परामर्श में कोई प्रत्यय नहीं है, खुशबू में कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन इकहरा में साथियों हरा प्रत्यय लगा हुआ है। क्या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? हरा। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। मित्रों, पांचवा क्वेश्चन है, यह वही किताब है जिसको पढ़कर मेरा चयन हुआ था। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और विधानार्थक वाक्य। देखिए, सरल वाक्य ये होगा नहीं क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें आ रही है यहाँ पर। यह वही किताब है जिसको पढ़कर मेरा चयन, दो अलग अलग चीज़ें आ गई, तो विधानार्थक भी नहीं रहेगा क्योंकि सरल ही विधानार्थक होता है। अब दो है संयुक्त और मिश्र, तो या जहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, मतलब यह वही किताब है जिसको पढ़कर, मतलब जो जिससे शब्द से अगर कोई वाक्य जुड़ा हो तो वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 5 में। तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है उज्ज्वल का उजला, अंचल का आंचल, तपस्वी का तपस्या, दक्ष का दक्ष। तो साथियों बताइए राइट आंसर प्रश्न संख्या 6 में। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध युग्म है? तो मित्रों, उज्ज्वल का उजला ही होता है, अंचल का आंचल ही होता है, दक्ष का दक्ष ही बनता है, लेकिन तपस्वी का तपसी होता है, तपस्या नहीं होता है। तो ये जो है अशुद्ध युग्म है साथियों। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। निश्चयवाचक सर्वनाम में सम्मिलित है, यह मेरा घर है, मेरा नाम महेश है, वह खेत है और मैं अपना काम स्वयं करूँगा। तो मित्रों, निश्चयवाचक कौन सा है? देखिए, चौथा तो क्या है? निजवाचक है। मैं अपना काम, दो बार खुद के लिए दो बार शब्द आ रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर निजवाचक में चला जाता है। फिर वह खेत है, ये पुरुषवाचक में चला जाता है साथियों। मेरा नाम महेश है, यहाँ पर ये निश्चयवाचक में नहीं रहेगा, लेकिन यह मेरा खेत है, तो यह मेरा खेत है। तो साथियों, यह जो प्रथम विकल्प है ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। 7वें क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? सुता, विजय, पराजय, देवता। तो साथियों देखिए, सुता
विजय, पराजय, ये तीनों ही आपके स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन हिंदी में देवता शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। जबकि अगर ये क्वेश्चन संस्कृत में होता तो संस्कृत में देवता शब्द साथियों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग के, संस्कृत की अगर बात करें तो। लेकिन यहाँ हिंदी का आपका पेपर है तो आपका चौथा विकल्प सही है, ये स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि हिंदी में देवता शब्द पुल्लिंग होता है साथियों। 9वां क्वेश्चन है, वचन की दृष्टि से अशुद्ध है। स्कूल का स्कूले, कागज का कागजात, कलम का कलमे और पपीता का पपीते। तो मित्रों स्कूल का स्कूले हो जाता है बिल्कुल, पपीता का पपीते हो जाता है, कलम का कलमे हो जाता है, लेकिन कागज का कागजात नहीं होता है बल्कि कागजों हो सकता है। कागज का क्या हो सकता है? कागजों हो सकता है, कागजात गलत होता है साथियों। इसलिए आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है। वचन की दृष्टि से ये क्या है? अशुद्ध है मित्रों। अपूर्ण वर्तमान काल है। अंकित पुस्तक पढ़ता है, अभय खेत में काम करता होगा, सरोज गीत गा रहा है और शायद आज पिताजी आते हो। तो मित्रों अपूर्ण वर्तमान, ये तो अंकित पुस्तक पढ़ता है, ये तो सामान्य वर्तमान की बात हो चुकी है। अबे खेत में काम करता होगा, मतलब यहाँ पर संशय है तो ये भी अपूर्ण में नहीं रहेगा। शायद आज पिताजी आते हो, ये भी संशय वाली बात है। लेकिन सरोज गीत गा रहा है, मतलब क्रिया अभी भी चल रही है, तो फिर वो अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आ जाता है। मतलब यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 10 में कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन था कर्मवाच्य है, ये नहीं शब्द गलत आ गया है। आपको ये देखना है कि कौन सा कर्मवाच्य है। मुझसे अब चला नहीं जाता, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कलाकार मूर्ति गढ़ता है और मैं व्यायाम करता हूँ। तो साथियों इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। ये नहीं शब्द यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं साथियों आप सभी से। तो कौन सा कर्मवाच्य है? देखिए मुझसे अब चला नहीं जाता, ये तो नकारात्मकता का तो भाववाच्य में आता है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है तो ये आपके कर्तृवाच्य में आ जाएगा। मैं व्यायाम करता हूँ ये आपके कर्तृवाच्य में आ जाएगा। लेकिन प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, जहाँ पर द्वारा शब्द से वाक्य जुड़ा हो वो लगभग आपके कर्मवाच्य में चला जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 11 में अव्ययीभाव समास नहीं है। दरअसल, प्रत्यक्ष, भरपेट और धर्माधर्म। अव्ययीभाव समास कौन से शब्द में नहीं है साथियों? देखिए दरअसल मतलब यहाँ पर दर जो ये लगा हुआ है एक अव्यय है। भरपेट यहाँ भर अव्यय लगा हुआ है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों से परे, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। लेकिन एक विकल्प है धर्माधर्म, जिसका जो समास विग्रह वो क्या होगा? धर्म या अधर्म, ये इसका समास विग्रह होगा साथियों। तो ये द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएगा, नहीं कि इसको अपन अव्ययीभाव में रखेंगे। ठीक है, चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 12 में सही विलोम युग्म है। योगी का जोगी, खल का दुर्जन, द्वंद्व का निर्द्वंद और मुख का मौन। तो साथियों सही विलोम कौन सा है? देखिए योगी का जोगी नहीं होगा साथियों, योगी और जोगी दोनों एक ही चीजें हो जाती है, ये तो योगी का भोगी हो सकता है। खल का दुर्जन नहीं होता है क्योंकि खल दुर्जन दोनों एक ही है बुरे लोगों के लिए। खल का यहाँ पर सज्जन होने चाहिए था लेकिन वो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मुख का मौन नहीं होता है, मुख का वाचाल होता है, लेकिन द्वंद का निर्द्वंद ही होता है साथियों। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 13 में कौन सा मुहावरा नहीं है? धरती पर पाँव न पड़ना, दूध का दूध, पानी का पानी, पांचों उंगलियां घी में होना और अंधों में खाना राजा। तो यहाँ पर जो मुहावरा नहीं है वो बताइए। देखिए धरती पर पाँव न पड़ना एक मुहावरा है, दूध का दूध, पानी का पानी ये भी एक मुहावरा है, पांचों उंगलियां घी में होना ये भी एक मुहावरा है, लेकिन अंधों में काना राजा। साथियों ये मुहावरा नहीं है बल्कि ये लोकोक्ति है। क्या है? ये एक लोकोक्ति के अंतर्गत आता है। तो चौथा विकल्प यहाँ आपका सही है। प्रश्न 14 में आपका एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? वस्तु कम, चाहने वाले अधिक, दो प्रशासक एक ही जगह, अपने काम से मतलब रखना और पास की वस्तु को दूर खोजना। तो साथियों एक अनार 100 बीमार, ये कहावत आपने कई बार सुन रखी होगी।
एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है कि वस्तु तो कम है और चाहने वाले अधिक है। एक अनार 100 बीमार। प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है आपका। प्रश्न 15 में विसर्ग युक्त संधि शब्द का चयन कीजिए। परिणय, दुरावस्था, युवावस्था, इनमें से कोई नहीं। मतलब सीधी सी बात यह है कि विसर्ग युक्त संधि शब्द मतलब जिसमें विसर्ग संधि है, तो साथियों परिणय का तो आपके विच्छेद होता है परि प्लस नहीं, ये तो आपके किस में चला जाता है साथियों, व्यंजन संधि में चला जाता है। युवा अवस्था का आपके संधि विच्छेद होगा युवन प्लस अवस्था, ये भी आपके व्यंजन संधि में चला जाएगा साथियों। लेकिन दुरावस्था का जो विच्छेद है वो होगा दूह प्लस अवस्था, बराबर आपके शब्द बनेगा साथियों दुरावस्था। विसर्ग का र बन जाएगा यहाँ पर और र में ये अनार वाला जुड़ जाएगा तो दुरावस्था। ये एक विसर्ग युक्त संधि शब्द है साथियों। दूसरा विकल्प आपका इसमें सही है। प्रश्न संख्या 16 में वह बाजार से सुंदर कपड़े लाया, वाक्य में कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध। तो वह बाजार से सुंदर, आपको जब पदबंध देखना होता है तो जो अंडरलाइन होती है, यहाँ सुंदर शब्द तक अंडरलाइन है तो उसका लास्ट वाला जो वर्ड है अगर वो साथियों विशेषण है तो फिर आपका वहाँ पर विशेषण पदबंध ही सही आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट है मूल्यांकन की अप्रमापीकृत विधि है। देखिए मूल्यांकन की दो प्रकार की विधियाँ होती है, एक तो होती है प्रमापीकृत, कौन सी? प्रमापीकृत, और एक होती है आपके अप्रमापीकृत। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? अप्रमापीकृत। तो साथियों विकल्प है साक्षात्कार, देखिए साक्षात्कार प्रथम विकल्प है, रुचि परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण है और व्यक्तित्व परीक्षण है। तो मित्रों देखिए जो व्यक्तित्व परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, ये तो आपके प्रमापीकृत विधियों में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? प्रमापीकृत में। लेकिन जो साक्षात्कार है ये व्यक्तित्व मापन की अप्रमापीकृत विधि के अंतर्गत आता है। तो प्रथम विकल्प यहाँ आपका सही है साथियों। प्रश्न संख्या 18 में नेक्स्ट है किस भाषाई कौशल के बिना बालक का रचना ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो मित्रों रचना कैसे करोगे? लिखकर ही करोगे ना आप। भाई रचना कैसे करोगे? लिखकर ही आपको रचना करना होता है। तो फिर आप जब तक आपके पास लेखन कौशल का ज्ञान नहीं है तब तक आपको रचना का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो चौथा विकल्प सही है साथियों यहाँ पर। प्रश्न संख्या 19 में ऐसा तो ये नहीं कि मौखिक रूप से आप रचना करोगे, नहीं, रचना लिखित रूप से ही होती है मित्रों। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को भाषा सिखाने हेतु निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिक उपयोगी है? बच्चों को आपको भाषा सिखानी है प्राथमिक स्तर पर, तो जटिल से सरल, सूक्ष्म से स्थूल, ज्ञात से अज्ञात और उपरोक्त सभी, कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करोगे साथियों? प्रश्न 20 में राइट आंसर बताइए। देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर आपको छात्रों को भाषा सिखानी है तो आप ज्ञात से ज्ञात की जो सिद्धांत है इसका पालन आपको करना चाहिए। मतलब पहले वो चीज़ें पढ़ाए बालकों को जिन चीज़ों को उनका ज्ञान है, मतलब जिन चीज़ों को ज्ञात है, जिन चीज़ों को जानते हैं, फिर अज्ञात की ओर बढ़ते जाइए। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। शब्दार्थ बताते हुए वाक्यों की व्याख्या करना शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? शब्दार्थ बता रहे हो आप और साथ में जो वाक्य है उनकी व्याख्या भी कर रहे हो, तो ये शब्दार्थ विधि है, अर्थबोध विधि है, काठिन्य निवारण विधि है या उक्त में से कोई नहीं? तो साथियों देखिए शब्दार्थ बता रहे हो साथ में वाक्यों की व्याख्या भी कर रहे हो तो इसको कहा जाता है अर्थबोध विधि। किस नाम से जाना जाता है इसको? अर्थबोध विधि के नाम से जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपका सही है। प्रश्न संख्या 21। नेक्स्ट, बोध प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों आपको बताना है जो बोध प्रश्न होते हैं इनका क्या उद्देश्य होता है। विकल्प 1 है पठित अंश के अधिगम का पता लगाना, पाठ का विकास करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना और उपरोक्त सभी। तो साथियों छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना तो किस में आ जाता है? प्रस्तावना प्रश्नों में आ जाता है। तो फिर ये गलत हो गया तो उपयुक्त सभी भी गलत हो गया। अब 2 चीजें हैं, पाठ का विकास करना और पठित अंश के अधिगम का पता लगाना। तो साथियों जो बोध प्रश्न होते हैं इनका उद्देश्य होता है पठित अंश के अधिगम का पता लगाना, कि जो अंश छात्रों को पढ़ा दिया है
उनका कितना अधिगम बच्चों ने किया है, मतलब बालक उन चीज़ों से कितना सीखे हैं, कुछ याद रहा है या नहीं रहा है साथियों। तो यही बोध प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 22 में। छात्रों के लेखन कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों में आपको लेखन कौशल विकसित करना है तो क्या जरूरी है? अनुकरण पर जोर देना, अभ्यास पर जोर देना, व्याकरण पर जोर देना और वाचन पर जोर देना। तो साथियों लेखन कौशल विकसित कब होगा? जब अभ्यास पर आप जोर दोगे। अभ्यास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर बच्चों से लेखन कौशल का अभ्यास कराओगे तो फिर अपने आप बच्चों में उस कौशल में बच्चे अपने आप विकसित हो जाएंगे। तो साथियों दूसरा विकल्प इसमें सही है 23 में। प्राथमिक स्तर पर देखो और कहो विधि द्वारा बालक के किस भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो साथियों देखो और कहो इस विधि के द्वारा किस कौशल का मूल्यांकन आप कर सकते हो? तो कहना है तो लेखन कौशल हट जाएगा, श्रवण कौशल भी हट जाएगा। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका पठन कौशल। प्राथमिक स्तर पर देखो और कहो विधि द्वारा बच्चों के पठन कौशल का आप मूल्यांकन कर सकते हो। प्रश्न 24 में तीसरा विकल्प सही है। भाषा शिक्षण का उपागम नहीं है। पाठ्य पुस्तक, दृश्य श्रव्य उपकरण, चार्ट आदि और कहानी आदि। तो साथियों यहाँ पर भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम नहीं है? देखिए भाषा शिक्षण का पाठ्य पुस्तक उपागम भी होता है, दृश्य श्रव्य उपकरण भी होता है, कहानी आदि भी होता है, लेकिन चार्ट आदि ये भाषा शिक्षण का उपागम नहीं होता है साथियों। मतलब यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही है क्योंकि ये भाषा शिक्षण का उपागम नहीं है। 26वां क्वेश्चन क्या है? कविता शिक्षण में जो पाठ अत्यंत सरल हो, सहज हो, सुबोध हो उन्हें किस रूप में पढ़ाना चाहिए? कौशल पाठ के रूप में, रस पाठ के रूप में, बोध पाठ के रूप में और उपयोजक पाठ के रूप में। तो साथियों कविता शिक्षण में जो पाठ अत्यंत सरल होते हैं, अत्यंत सहज होते हैं, अत्यंत सुबोध होते हैं, उन पाठों को आपको रस पाठ के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। एक रस कि बच्चा आसानी से उस चीज को उसका रस ले, क्योंकि समझ जाओगे अच्छी तरह से। सरल पाठ है, सहज पाठ है, सुबोध पाठ है। तो इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है 26 में। भाषा शिक्षण उपागम के रूप में कक्षा शिक्षण के अलावा आयोजित सरस्वती यात्राओं से अभिप्राय है। शैक्षिक भ्रमण, रंगमंच भ्रमण, अभिनय, प्रार्थना सभा, पाठ्य सहगामी क्रिया। तो मित्रों देखिए सरस्वती यात्राओं का मतलब होता है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण का दूसरा नाम ही सरस्वती यात्रा होती है साथियों। प्रथम विकल्प सही है। बाकी प्रार्थना सभा, रंगमंच, अभिनय ये तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए आपका दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प गलत है। ओनली प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। नंबर आपके 28वां आता है। देखिए 28वें क्वेश्चन को, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? लेखन, वाचन, पठन और अनुकरण। तो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा सिखानी है तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है अनुकरण, क्योंकि आप सभी को पता है बालक अनुकरण के माध्यम से सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण करता है जब वो छोटा होता है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्न होते हैं। बोध प्रश्न, प्रत्ययस्मरण प्रश्न, विकास प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। तो जो प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित हो उनको कहा जाता है प्रत्ययस्मरण प्रश्न। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रत्ययस्मरण प्रश्न उनको कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रश्न नंबर 29 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 30। लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलें। वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण विधि है गीत विधि, तुलना विधि, खंडान्वय विधि, व्यास प्रणाली। मित्रों वर्णनात्मक जो और ऐतिहासिक जो कविता हैं इनके शिक्षण के लिए उपयोगी होती है खंडान्वय विधि। कौन सी विधि होती है? खंडान्वय विधि में क्या करते हैं कि जो भी कविता है उसको अलग अलग खंडों में विभाजित कर लिया, फिर उनको अच्छी तरह से समझाते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो साथियों तीसरा विकल्प सही है। आज के 30 क्वेश्चन थे, कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। डाउट है तो वो भी जरूर कमेंट करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का ऐसा ही साथ बना रहे तो बिल्कुल मैं जी जान लगाकर पूरी से पूरी अच्छा मटेरियल आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।